11 के छात्रों का अकाउंट की क्लास में स्वागत है। नमस्कार, मैं कुलदीप सक्सेना। आज बात करते हैं अध्याय 4 की लेखांकन की शब्दावली में। पहली बात है छूट या कटौती। बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को प्रलोभन के रूप में अंकित विक्रय मूल्य पर कुछ रियायत देकर मूल्य कम करना छूट या कटौती कहलाता है। यह तीन प्रकार की होती है, यानी कि ग्राहकों को माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए तो उन्हें ये प्रलोभन दिया जाता है कि जैसे कुछ अंकित जो मूल्य है उस पर 10% की छूट या 20% की छूट या इसके साथ ये फ्री, इस तरह के प्रलोभन द्वारा अगर कुछ दिया जाता है तो ये कहलाती है छूट। तो ये छूट तीन प्रकार की होती है। व्यापारिक या परंपरागत छूट। व्यापारिक या परंपरागत छूट से तात्पर्य है ऐसी छूट को अंकित मूल्य पर पहले से ही घोषित होता है, उसकी मूल सूची में पहले से ही घोषित होता है कि जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उस रेट पर 10% या 20% की छूट मिलेगी। दूसरी प्रकार की छूट होती है नकद छूट। ये नकद भुगतान प्राप्त हो जाएं, जल्दी से जल्दी नकद भुगतान प्राप्त हो जाएं, इसलिए ये छूट प्रदान की जाती है ताकि नकदी में रोकड़ में पेमेंट हो सके। ऐसी ये नकदी छूट, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर आप तुरंत पेमेंट करेंगे तो इस जो छूट ये अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जैसे 2% की या 3% की, या आप 15 दिन में भुगतान कर देंगे तो आपको 2% की अलग से छूट दी जाएगी। ऐसी छूट को हम कहते हैं नकद छूट। इसके बाद होती है विशेष छूट। विशेष छूट से मतलब है यानी कोई त्योहारी सीजन है या कोई विशेष अवसर है, ऐसे अवसर पर आपको विशेष छूट भी दी जा सकती है। तो ये विशेष छूट भी आपको नकद छूट के अलावा भी दी जा सकती है, या नकद छूट को जो व्यापारिक या छूट है उसके अतिरिक्त भी दी जा सकती है। विशेष छूट में आपको इस तरह से भी हो सकता है कि एक के साथ एक फ्री, या एक शर्ट लेने पर एक तौलिया फ्री, इस तरह के प्रलोभन हम छूट के माध्यम से दे सकते हैं। अगली बात करते हैं सकंद का प्रयोग होता है लेखांकन में स्टॉक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। स्टॉक से तात्पर्य क्या है? स्टॉक से तात्पर्य है ऐसा माल जो संस्था में आज की स्थिति में मौजूद है, स्थित है, वो कहलाता है सकंद। यानी कि जिस लेखा अवधि में के अंत में जितना माल बचा हुआ है बिकने से या कच्चा माल बचा हुआ है निर्माणी इकाई में, वो कहलाता है स्टॉक या सकंद। स्कर्म जैसी संस्थाओं के लिए जीवित पुष सकंद कहलाता है। अगर कोई स्कर्म संस्थाएं हैं जिनका मतलब जो जीवित पशुओं का लेन देन करती हैं, वो उन संस्थाओं को कहते हैं स्कर्म संस्थाएं। अगर उनके लिए जीवित पशु लोन जो एक मार्च अवधि के बाद में बचे हुए हैं, एक निश्चित अवधि के बाद, जैसे 31 मार्च की अवधि के बाद अगर कुछ बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए हैं वो सारे स्टॉक कहलाएंगे। इसी तरह मृत सकंद, यहाँ मृत सकंद से तात्पर्य यह है कि वे स्थायी संपत्तियाँ जो व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त हो रही हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, ये ऐसी संस्थाएं जो हमारे व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हम कहेंगे मृत सकंद। अब बात करते हैं लोन, ऋण। जब कोई व्यवसायिक संस्था किसी व्यक्ति या संस्था से धनराशि उधार लेती है तो यही राशि उस संस्था का ऋण कहलाती है, लोन कहलाती है। इसको एक बात ध्यान और रखते हैं कि पूंजी भी स्वामी का व्यवसाय को ऋण है, तभी हम इसको कहाँ दिखाते हैं? दायित्व की तरफ, यानी कि जिसे व्यवसाय को अपने स्वामी को लौटाना है, भुगतान करना है। तो पूंजी भी एक तरह से व्यवसाय के लिए एक तरह से स्वामी का लोन है, ऋण है। तो ऋण का मतलब है किसी व्यक्ति का अगर हमारे ऊपर कोई लोन ऋण है, यानी कोई राशि उसने उधार हमें दी हुई है, तो वो हमारे लिए, उस संस्था के लिए ऋण कहलाएगी।
अगली बात करते हैं, ऋणी या देनदार। ऋणी या देनदार से मतलब है जिस व्यक्ति या संस्था से संस्था को धनराशि प्राप्त करनी है, अर्थात जिसके खाते में शेष ऋणी होता है वह संस्था का ऋणी या देनदार कहलाता है। मान लीजिए खाता एक बनाया, उसमें पूरे महीने में या साल में सारे लेन देन हुए, अंत में उसका योग ने दोनों पक्षों का योग करा, यानी कि हो सकता है हमने कई बार उससे लोन माल दिया हो और कई बार उसने पेमेंट दिया हो, तो अंत में अगर उसका बैलेंस निकलता है डेबिट की तरफ, तो वो हमारा, इसका मतलब है हमारा ऋणी है, वो देनदार है, यानी कि उसको हमें पैसा देना है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं या ऐसे खाता धारक को हम कहते हैं ऋणी या देनदार। अब बात करते हैं लेनदार। लेनदार या ऋणदाता जिसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रेडिटर्स। जिस व्यक्ति या संस्था को हमें भुगतान करना है, भुगतान चुकाना है, अर्थात ऐसे व्यक्ति या संस्था का खाता जिसका शेष धनी यानी क्रेडिट होता है, यानी कि हमने उससे, मान लीजिए इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से कई बार माल खरीदा और उसको हमने पेमेंट भी करा हुआ कुछ समय पर। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खाते को, अगर उस व्यक्ति का खाता क्रेडिट में आ रहा है, धनी में आ रहा है, उसका बैलेंस जो आ रहा है, दोनों तरफ का योग निकालने के बाद ऋणी और क्रेडिट के पक्ष का योग करने के बाद अगर क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस निकल रहा है, शेष निकल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लेनदार या ऋणदाता कह सकते हैं। बात करते हैं बैंक अधिविकर्ष की, जिसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इंग्लिश। बैंक अपने मूल्यवान ग्राहकों को चालू खाते में जमा राशि से निश्चित की हुई अधिक धनराशि तक अतिरिक्त रकम निकालने की सुविधा देती हैं। इसी को बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। इस पर बैंक जितने समय के लिए रकम ली गई है उतने ही समय के लिए उस रकम पर ब्याज लगती है। मूल्यवान ग्राहक से मतलब है जो अच्छे ग्राहक हैं उसके, यानी कि जो समय पर भुगतान करते हैं, चालू खाते में लेन देन करते रहते हैं और ऋण दे रखे उनके पास हैं, तो ऐसे ग्राहकों को वो ये सुविधा प्रदान करती है। इस सुविधा के बदले में वो ज़मानत भी ले सकती है, ज़मानत के रूप में कुछ गिरवी आपसे रखवा सकती है। इसमें क्या हुआ, चालू खाते में आपको मान लीजिए जैसे कि 1.5 लाख रुपए की रकम निर्धारित की गई, आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी गई, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके खाते में, चालू खाते में कोई भी पैसा धनराशि नहीं है, जमा क्रेडिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे 1.5 लाख रुपए तक उसमें से रकम निकाल सकते हो, यानी कि 1.5 लाख तक की जो सीमा दी हुई है उस रकम तक वो खाता डेबिट हो सकता है। ये कहलाता है बैंक अधिविकर्ष। इसके बाद बात करते हैं अपर्याप्त या अशोध्य ऋण। संस्था के वे ग्राहक जिनके खाते का ऋणी शेष आ रहा है किंतु भुगतान उनसे मिल नहीं पा रहा है या कठिन हो गया है, मिलना असंभव हो गया है, तो ऐसे देनदार को हम बकाया राशि, ऐसे देनदार की जो बकाया राशि है उसको हम अपर्याप्त या अशोध्य ऋण मानते हैं। यह व्यापार की हानि है, यह व्यापार की हानि। मान लीजिए किसी ग्राहक के पास 1000 रुपये हैं, डेबिट में शेष आ रहा है उसका, उसके खाते में, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, दिवालिया हो गया या पेमेंट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम उसे एक निश्चित अवधि के बाद अपर्याप्त ऋण मान लेते हैं या अशोध्य ऋण मान लेते हैं। अशोध्य ऋण का मतलब है जिससे पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं खाता अकाउंट्स का क्या तात्पर्य है। संस्था के वित्तीय लेन देन होने पर रोजनामचा में लेखा करने के बाद व्यक्ति या संस्था का तथा जिस खाते का प्रयोग उस लेखे में हुआ है उसका खाता खोला जाता है, जिसमें सभी उस अवधि में, जिसमें उस अवधि में उसके सभी लेन देन एक जगह दर्ज हो सकें। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति से हम साल में कई बार लेन देन करेंगे, तो हर बार उसका लेन देन अलग खातों में नहीं रखा जा सकता, बल्कि क्या करते हैं हम एक खाता खोल लेते हैं, उसमें जितने लेन देन उस अवधि में उस व्यक्ति ने किए हैं या उस खाते में हुए हैं वो इसमें खतिया दे जाते हैं, वही कहलाता है खाता।